हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सफल गुरुजी। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 10th बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। दोस्तों, मेरा दावा ही आपसे कि अगर आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप अपने क्लास 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में बहुत ही अच्छे नंबर पाएंगे और सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नए हैं तो, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है ऐसी वीडियोज़ को और देखने के लिए, क्योंकि हम क्लास 10th 2023 यूपी बोर्ड की तैयारी अपने चैनल पर फ्री में करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। ठीक है दोस्तों, तो इसका आप उत्तर लिखेंगे कि जब जीव अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों व ऊर्जा का उपयोग करके स्वयं संश्लेषित करते हैं तो ऐसे जीव स्वपोषी कहलाते हैं, तथा ऐसा पोषण स्वपोषी पोषण कहलाता है। उदाहरण देखेंगे आप, पादप व कुछ जीवाणु। ठीक है दोस्तों, स्वपोषी से ऐसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि अपना भोजन खुद बनाने वाला। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया स्वपोषी पोषण का आंसर। आप ऐसे लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है, तो आप लिखेंगे इसे उत्तर में, आहार नाल में पचित भोजन के अणुओं के विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया को अवशोषण कहते हैं, जबकि पचे हुए भोजन को अवशोषित कर कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुंचाने के बाद भोजन के तत्वों को कोशिका में जीव द्रव्य के स्वरूप में विलीन होने की क्रिया को स्वांगीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिमिलेशन। ठीक है दोस्तों, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, आप बीच बीच में अपने मतलब आंसर में ऐसे इंग्लिश लिख दिया करेंगे तो एग्जामिनर को देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जहाँ नंबर रहेगा, मान लीजिए कुछ गलतियाँ आप कटने वाला भी रहेगा तो वो इस चीज़ को देख करके आपका नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रंध्र क्या है। ठीक है, रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लिखेंगे कि रंध्र पादपों की पत्ती पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। देखिए, जो लीफ होती है यानी जो पत्ती होती है ये पेड़ पौधों की, वहाँ ऐसे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटा छोटा छेद होता है, आपको दिखेगा नहीं, वो दिखता है लेकिन मतलब माइक्रोस्कोप से देखेगा, वो छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी जब भोजन बनाता है पेड़ अपना, तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ही भोजन बनता है ना, तो रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान करता है। यानी ऑक्सीजन और कार्बन गैस, जो ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन लेता है, तो इनका आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वसन को परिभाषित कीजिए। ठीक है, श्वसन को परिभाषित कीजिए। श्वसन को इंग्लिश में बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो इसको आप लिखेंगे, श्वसन वह क्रिया है जिसमें कोशिका के अंदर अकार्बनिक यौगिक प्रायः ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा को विशेष एटीपी अणुओं में विभीय ऊर्जा के रूप में संचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो और श्वसन का जो रासायनिक सूत्र है ये है, ये C6H12O6 + 6O2 इक्वल टू 6CO2 + 6H2O + 673 किलो कैलोरी, यानी ये ऊर्जा निकलता है। ठीक है दोस्तों, 673 किलो कैलोरी क्या है, ये ऊर्जा है। ठीक है, ऊर्जा निकलता है। ये होगा श्वसन का आंसर। श्वसन को ऐसे आप परिभाषित करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 2015 और 16 दो बार पूछा गया है। ठीक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये दोस्तों, ये दो तरीके से आपसे पूछ सकता है। पादपों में जल एवं खनिज तथा खाद्य उत्पादों के संवहन हेतु पाई जाने वाली वाहिकाओं के नाम बताइए। ठीक है, तो आप ये उसका नाम होता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, इस ऐसे पूछेगा तो आप केवल लिख देंगे जाइलम और फ्लोएम, यानी ये लिख देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ना जाइलम और फ्लोएम। ठीक है,
चलिए इसका आंसर देखते हैं इस वाले क्वेश्चन का कि जाइलम तथा फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जाइलम ऊतक पौधों में जल स्थानांतरित करता है। यानी देखिए दोस्तों, इसको मैं याद करने का एक ट्रिक बता रहा हूँ। ऐसे जाइलम लिखा है ना, जाइलम, रुकिए कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे जाइलम, ठीक है, जाइलम लिखा है, जाइलम। तो जाइलम लिखा है तो इसका ज, तो ज जाइलम जहाँ देखेंगे कि ज है तो जल होगा। जाइलम जल स्थानांतरित करता है, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ज से जल, ज से जाइलम, ठीक है। और फ्लो से, फ से फ्लोएम, तो फ्लोएम आपको याद रखना है, फ्लोएम, तो फ्लोएम से हो जाएगा भोजन, ठीक है। फ्लोएम भोजन स्थानांतरित करता है पौधों में। तो आपको एक याद रहेगा ना, जाइलम जल स्थानांतरित करता है, तो आप फ्लोएम को अपने खुद याद रखेंगे कि फ्लो जब एक जल स्थानांतरित कर रहा है तो दूसरा भोजन स्थानांतरित करेगा, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं कैसे होगा। देखिए लिखेंगे आप, जाइलम ऊतक, जाइलम ऊतक पौधों में जल स्थानांतरित करता है, जबकि पौधों में भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतकों द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ठीक है, देखिए धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए, ठीक है। धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियाँ कहते हैं, ठीक है। और धमनियाँ ऊतकों में पहुंचकर कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं तथा बाद में एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। शिराएं रुधिर को वापस हृदय हृदय में लाती हैं, ठीक है दोस्तों। तो रुधिर जब हृदय जो रुधिर को पंप करता है, तो मतलब हमारे रुधिर हमारे शरीर में पहुंचने को, शुद्ध होने को, क्रिया को ही जो करती हैं उन्हीं को धमनी तथा शिरा कहते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पित्त रस क्या है, यह रस कहाँ स्रावित तथा एकत्र होता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर लिखेंगे कि पित्त रस एक पाचक रस है, ठीक है। देखिए हमारे लीवर में जब पाचन होता है तो पित्त रस के द्वारा ही होता है, ठीक है। वो स्रावित होता है तो हमारे भोजन का पाचन होता है, और जो हमारे उपयोग के लिए, मतलब जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं वो हमारे शरीर में चले जाते हैं और बाकी मल द्वारा निकल जाते हैं, ठीक है। तो पित्त रस द्वारा जो है वो भोजन का पाचन होता है, ठीक है। पित्तरस एक पाचक रस है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है, फिर भी भोजन के पाचन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह यकृत में स्रावित होता है तथा ग्रहणी में एकत्र होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर है, इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपका 7 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग मैंने देखा है कि हर साल ही पूछता है ये। देखिए तो आप अगर इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप 7 नंबर तो आपका हाथ में है, ठीक है। देखिए तो आपका क्वेश्चन क्या है, रुकिए, देखिए प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए, ठीक है। ये 2 तरीके से पूछ सकता है, आप लोग देख लीजिए, किसी भी तरीके से पूछेगा, बस आप लोग को आंसर यही लिखना है, ठीक है। तो आंसर में आप लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण वह उपचायक क्रिया है जिसके द्वारा अकार्बनिक सरल यौगिकों, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाशीय ऊर्जा के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में बदल दिया जाता है। प्रकाशीय ऊर्जा का उपयोग पर्ण रहित यानी क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल को हरित लवक भी बोलते हैं, की उपस्थिति में किया जाता है तथा इसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में निकलती है। एंड देखिए दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्या है, पौधों की भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका कैसे भोजन बनाते हैं उसका सूत्र देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, 6CO2 + 12H2O, ठीक है। 6CO2 + 12H2O सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की उपस्थिति में, यानी प्रकाश की उपस्थिति में, और हरित लवक भी चाहिए, ठीक है। तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, 6C6H12O6 + 6H2O + 6O2, ये ग्लूकोज का सूत्र है, ठीक है। तो ये हो गया इसका सूत्र। और घटक कौन कौन से, यहाँ पे पूछा था ना कि आवश्यक प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो विभिन्न घटक क्या होंगे इसके, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न पदार्थ अति आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और क्लोरोफिल, ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, एक बार जरा स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना देखते हैं। तो इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि पूरा दिखे आपको। तो आपका क्वेश्चन है
कि मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है, 2016 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, यानी लगातार 4 साल पूछा गया है। ठीक है, 4 साल पूछा गया है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसका लिखना नहीं, इसमें तो बनाना है। ठीक है, नामांकित चित्र बनाना है, नामांकित चित्र। ठीक है, चलिए देखिए, तो ये इस चित्र को मैं बनाने की एक वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बनाते कैसे हैं उसको मैं सिखाऊंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उसका वेट कीजिएगा, तब तक आप लोग अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, देखिए, तो ये जीवा हो गई। ठीक है, ये मुंह हो गया, ये ग्रसिका हो गई जिसमें से खाना जाता है, ये डायाफ्राम, आमाशय, क्षुद्रांत्र, और ये बृहदांत्र हो गया, गुदाद्वार, परिशेषिका, अग्नाशय, यकृत, पित्त नली, पित्ताशय, डायाफ्राम। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसका मैं कैसे बनाएंगे और कैसे इसका नामांकन याद करेंगे, कहाँ क्या होगा, उसका मैं वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का 5-6 नंबर का आता है, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये लगभग आता है, ये पाचन तंत्र वाला है। ठीक है, तो इसको मैंने शामिल किया है ताकि आप लोग खुद से भी इसको तैयार कर लेंगे, और नहीं तैयार होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बनाऊँगा, आप लोग, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। ठीक है, परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, छोटे परिवार के महत्व को समझाइए। ठीक, तो देखिए, परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करना ही प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, यानी परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करना ही परिवार को नियोजित करना की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये परिवार नियोजन की विधियां हैं। ठीक है, परिवार नियोजन कैसे कर सकते हैं ये बताया गया है, और परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाइए। ये से बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, इस टॉपिक को आपके बुक में दिया होगा। ठीक है, और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारा प्रश्न है कि गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों कौन सी हैं। 2014 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 17 में पूछा गया, और 18, 19, 20 में भी पूछा गया है, लेकिन दूसरे तरीके से, लेकिन पूछा गया है। ठीक है, तो आप मतलब क्वेश्चन कैसे भी आए आपको तैयार रखना है क्वेश्चन को। ठीक है, बस आप लोग तैयार रखिए क्वेश्चन को, आप खुद इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, बस समझने का प्रयास कीजिए। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। आप लिखेंगे, गर्भ निरोधन के लिए बहुत सी विधियों का विकास किया गया है जो निम्नवत है। पहला है अवरोधिका विधियाँ, दूसरा है रासायनिक विधियाँ, और तीसरा है शल्य अस्थायी विधियाँ। ठीक है, तो इन अवरोधिका विधियों में क्या होता है पढ़ते हैं पहले। इन विधियों में कंडोम, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीव आच्छाद का उपयोग किया जाता है। ये मैथुन के दौरान मादा जननांग में शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकती हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब निषेचन क्रिया होती है तो शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देती हैं, तो ये अवरोधिका विधियाँ। ठीक है, मतलब अवरोध मतलब किसी चीज़ में बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये मतलब अस्थायी विधियाँ नहीं है, लेकिन हाँ विधि है, क्योंकि ये मतलब गर्भधारण को रोक सकती है। ठीक है, अगला है रासायनिक विधियाँ। इस प्रकार की विधि में स्त्री 2 प्रकार मुख्य गोलियां तथा योनि गोलियों का प्रयोग करती हैं। ठीक है, ये गोलियां मुख्यतः हार्मोन से बनी होती हैं जो अंडाणु को डिंबवाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन मेरे भी एग्जाम में आया था जब मैंने बोर्ड का पेपर दिया था, इसलिए मैंने इसे शामिल किया। ठीक है, अगला तीसरी विधि है शल्य अस्थायी विधियाँ। दोस्तों ये विधियाँ अस्थायी हैं, क्योंकि एक बार जब इन विधियों को आप अपना लेंगे तो आप कभी गर्भधारण, स्त्री का भी या पुरुष के गर्भधारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस विधि में पुरुष शुक्रवाहिका तथा स्त्री की डिंबवाहिनी नली के छोटे से भाग को शल्य क्रियाओं द्वारा काट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे देखें ये बना रहता है ऐसे ना, ऐसे जननांग मान लीजिए ऐसे ऐसे होता है, तो यहाँ पे 2 ऐसे नलियाँ आई रहती हैं, देखते हैं आप, और ये 2 वृषण है, तो इन नलियों को काट करके दोनों साइड से बांध दिया जाता है। ठीक है, आपके बुक में इसका चित्र बनाया होगा, अभी मैं उसको बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे बांध दिया जाता है, तो उस तरह से मतलब क्या कहते हैं कि गर्भ निरोधन को अस्थायी विधियों से ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब अब अपने पूरे जीवन काल में कभी भी गर्भधारण नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। ठीक है,
अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे इसका? पहला लिखेंगे एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है अलैंगिक जन्म में। ठीक है, अलैंगिक जनन में एक ही जनक होते हैं, जैसे मादा और नर दो जनक नहीं होते हैं, लेकिन उस संतान की उत्पत्ति एक ही जनक से होती है। उस ऐसे मतलब जीवों को मतलब अलैंगिक जनन, जो ऐसे जनन करते हैं उनको अलैंगिक जनन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं। और तीसरा है निषेचन नहीं होता है। ठीक है, निषेचन नहीं होता है अलैंगिक जनन में। चौथा, नए जीव पूर्णतया जनक के समान गुणों वाले होते हैं। ठीक है, जो नए जीव बनेंगे वो सेम टू सेम होंगे, जैसा उसके जनक मतलब उसके पहले वाले जैसे माता पिता के जैसे ही सेम होंगे, सीधा सीधा समझिए। और लैंगिक जन्म में इसमें होता है संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः दो जनकों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, और युग्मकों का संलयन जिसे प्रायः निषेचन कहते हैं होता है। ठीक है, निषेचन क्रिया होगी तभी तो लैंगिक जनन में होता है, कि निषेचन नहीं होगा तो गर्भधारण नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है, उनमें दोनों जनकों गुण पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे मतलब नर और मादा दोनों से जो बच्चे पैदा होंगे इनमें इन दोनों के गुण पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि मेंडल ने आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया था, उसका वैज्ञानिक नाम लिखिए। ठीक है, तो मटर के पौधे पर किया था मेंडल ने अपना प्रयोग, इसका वैज्ञानिक नाम पाइसम स्टाइवम है। ठीक है, पाइसम स्टाइवम है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, छोटा है 2 नंबर में पूछ लेता है, तो आप लोग इसे छोटा मत समझिएगा, क्योंकि आ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, नहीं आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं। आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे? तो माता पिता या जनकों से संतानों में पहुंचने वाले लक्षण को आनुवंशिकता लक्षण तथा पीढ़ियों में लक्षण एवं उनके प्रभाव के आधार पर उत्पन्न समानता और असमानताओं को आनुवंशिकता कहते हैं। इसके जन्मदाता ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ठीक है, यानी मेंडल भी लिख सकते हैं, मेंडल है, साइंटिस्ट का नाम था ये। ठीक है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, पूरा लिखेंगे तो सही रहेगा। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को क्यों चुना। ठीक है, इसका कारण बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे आप कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि मटर कम समय में ही उगने वाला पौधा है, जिसे आसानी से उगाया जा सकता है तथा इसमें स्वपरागण के फलस्वरूप अनेक बीज बनाने की समान क्षमता है। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे मटर में विभिन्न विभिन्न लक्षणों वाली प्रजातियां सरलता से मिल जाती हैं तथा ये विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी सामान्य प्रजनन क्षमता रखती हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जीव विज्ञान का, जो आपके परीक्षा में आने के चांसेस हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और वीडियो अच्छी लगी हुई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।